जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे महिला स्वास्थ्य के बारे में। जो हमारा टॉपिक है, जो एक कंबाइंड टॉपिक था यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का, उसमें महिला स्वास्थ्य और गर्भपात के बारे में था। मैंने पहले वीडियो में इसके पहले जो मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाला है उसमें गर्भपात के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे जो टॉपिक में पढ़ेंगे महिला स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक अगर एक साथ हम कवर अप करेंगे तो मिक्स हो जाएंगे और आपके समझ में थोड़ा कम आएगा। इसीलिए मैंने एक टॉपिक को, यानी कि सिलेबस में जो एक साथ दिया था, उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके वीडियो डाले हैं। ठीक है, तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की। वहाँ पर आपको सारी वीडियो लाइन से प्रोवाइड हैं पार्ट वाइज। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर बारी बारी से सारी वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। साथ ही मैंने आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, साथ ही मैंने सारे क्या किए हैं, मॉक टेस्ट भी करवाए हैं पार्ट। तो मैंने अभी तक 4 मॉक टेस्ट करवाए हैं। तो उसमें देख सकते हैं कि मैंने एक जो 4th पार्ट का मॉक टेस्ट था उसमें 100 क्वेश्चन है। आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ तक लेवल हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन कठिन भी हो सकते हैं, सरल भी हो सकते हैं। अगर कठिन हैं तो आपको डिसमोटिवेट नहीं होना है, आपको प्रॉपर तैयारी करना है। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन सरल लग रहे हैं ऑल इज़ वेल, ठीक है, लेकिन कठिन लग रहे हैं तो कभी आपको डिसमोटिवेट नहीं होना है, आपको तैयारी करना है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम की कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, तो आप तैयारी करते रहिए। हम जहाँ तक मेरा आइडिया है तो एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर तक होगा, इसके पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि अभी पेट 2021 के हिसाब से कैंडिडेट जो हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, वो अभी डिसाइड नहीं हुई हैं, शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई हैं। तो शॉर्ट लिस्ट जब आती है तो उसके कम से कम 45 या 2 महीने बाद एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो अगर मान लो नेक्स्ट मंथ हमारी शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट आई कैंडिडेट की, तो उसको अगर 2 महीना बाद माना जाए तो अगर अक्टूबर में आती है तो अक्टूबर नवंबर, यानी नवंबर लास्ट या दिसंबर तक एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तब तक आप तैयारी करते रहिए। अब अपने यहाँ आप आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे, महिला स्वास्थ्य। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा जब एक महिला स्वस्थ होती है तब वह प्रसन्न रहती है। देखो, जब महिला स्वस्थ रहेगी, महिला जो उसकी शारीरिक स्थिति है वो सही है, ऐसा उसको कोई रोग नहीं है या उसको कोई बीमारी नहीं है, जब महिला स्वस्थ होगी तो क्या होगा, उसका विकास होगा। अगर वो गर्भ होती है तो उसके बेबी का भी विकास होगा। ठीक है, इसलिए देख तो कैसा कहा जाता है कि अगर घर में महिला है, शांति है घर में, तो महिला खुश रहती है, महिला हंसमुख रहती है, महिला हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, तो महिला क्या रहती है, उसका मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। तो ये सब महिला स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। वह अपने आप को सक्रिय, सृजनशील, समझदार तथा योग्य महसूस करती है। उसमें इतनी शक्ति व बल होता है कि वह अपने दैनिक कार्य कर सके, परिवार व समाज में निर्धारित अपने अनेक भूमिकाओं को निभा सके तथा दूसरों के साथ संतोषदायक संबंध बना सके। कहने मतलब है, जब महिला होती है तो अपने जितने भी दैनिक वाले कार्य होते हैं उनका जो निर्वहन है अच्छे से कर पाती है, दूसरों के साथ संतोषदायक संबंध बना सके। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अभिप्राय है कि महिला स्वास्थ्य उनके जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालता है। फिर वो अनेक वस्तु महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा का अर्थ गर्भावस्था में प्रसव में दी जाने वाली मातृ सेवाओं के से अधिक कुछ नहीं रहा है। कहने का मतलब है, आजकल का समाज में ये महत्व है कि अगर गर्भवती महिला है तो उसका ख्याल रखा जाता है, अगर फिर उसका बेबी बर्थ कर जाए तो उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक औपचारिकता मानी जाती है कि अगर महिला गर्भवती है तो उसका ख्याल ज़्यादा रखा जाता है। अगर महिला बेबी बर्थ कर गई, बेबी बर्थ कर गया तो उसका ख्याल कम रखा जाता है। लेकिन इस मानसिकता से निकलना होगा। महिला चाहे गर्भवती हो या सामान्य दिनों में है, हमको उसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखो, हम आपको बताएं, देखो, महिला जब शादी होती है किसी लड़की की तो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट होती है। अब उसको अगर वहाँ का माहौल नहीं अच्छा लगेगा तो अपनी ज़िंदगी कैसे काटेगी। इसलिए हम मान के चलते हैं, अगर कोई लड़की ब्याह कराती है तो उसका क्या प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। क्या उसको प्रॉब्लम है, हेल्थ से लेकर प्रॉब्लम है, सोसाइटी से लेकर प्रॉब्लम है, फैमिली से लेकर प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन करना चाहिए। क्योंकि वो क्या अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आई है। ठीक है, तो उसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। केवल बच्चे पैदा करने की क्षमता को छोड़कर महिलाओं को स्वास्थ्य तथा उनसे संबंधी अन्य आवश्यकताओं को पुरुषों की, कहने का मतलब है जो अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, ठीक है, उनसे जो पुरुषों की प्रायिकता होती है वो ज़्यादा दी जाती है, महिलाओं को कम दी जाती है। आपने देखा होगा कि सोसाइटी में कि घर में जब खाना बनता है तो पुरुष पहले खाना खा लेता है और महिला खाना बाद में खाती है। ठीक है, अगर बचा तो ठीक, नहीं बचा तो ठीक। तो ये सब देखने को मिलता है। लेकिन हम आपको बताएं, समाज में रहने वाले इक्वल लोग हैं, सभी सबके पास अधिकार हैं। तो हमारा ये मानना है कि लोगों के साथ में खाना खाना चाहिए। पुरुषों को क्या है, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि पुरुष बहुत काम करते हैं, पैसा लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला भी घर के अंदर रहती है, अपना काम करती है, बच्चों को
ख्याल रखती है, घर की साफ़ सफाई करती है, तो तमाम सारे उसके भी घर पे काम होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो समाज में स्त्री को समाज में स्त्री को समान अधिकार देना चाहिए, समान महत्व देना चाहिए। अब हम देखेंगे, देखो जो महिला के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, देखेंगे इसमें देखो एक दिया है, पहले पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका डीपली में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है कैंसर। कैंसर भी होता है, देखो कैंसर भी होता है, एक महिला के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल दिए, चाहे स्तन कैंसर हो, चाहे कोई कोशिका का कैंसर हो, तो ये के प्रकार के क्या है, कैंसर की श्रेणी में आता है। इससे महिला की जो स्वास्थ्य होती है वो खराब हो जाती है। फिर HIV एड्स, ये भी एक महिला का रोग माना जाता है जो उसके स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है। यौन संचारित रोग, कहने का मतलब यौन संचारित रोग योग होते हैं जो उनकी यौन से संबंधित संक्रमण होता है, चाहे उनकी प्राइवेट पार्ट में हो या कहीं पर भी हो, उसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसका भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। डेली मारपीट हो रहा है घर में, ठीक है, घरेलू हिंसा हो रही है, जो हमारे चैप्टर में घरेलू हिंसा एक टॉपिक भी दिया है। अगर महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो उसका क्या होगा, सामाजिक विकास भी नहीं हो पाएगा, ना ही शारीरिक विकास हो पाएगा, दिन भर टेंशन में रहेगी, घर पे मारपीट हो रहा है, ठीक है, तो टेंशन में रहेगी, खाना नहीं खाएगी, जब खाना नहीं खाएगी तो उसका शरीर वीकनेस की ओर जाएगा, उसका शरीर वीक होगा, कमज़ोर होगी, तमाम प्रकार की उसके पास बीमारियां हो जाएंगी। तो महिला के साथ एक संचाई जो घर में घरेलू हिंसा के भी एक कारण होता है जो महिला के स्वास्थ्य पर पड़ता है। फिर है मानसिक स्वास्थ्य, सबसे अच्छा है मानसिक स्वास्थ्य, सबसे मेन पॉइंट है। अगर स्त्री खुश है, ठीक है, महिला खुश है, तो क्या होगा, वो अच्छा सा खाना खाएगी, प्रॉपर नींद लेगी, अच्छा सा अपना काम करेगी, ठीक है, जो खाना खाएगी प्रॉपर, तो क्या क्या होगा, उसके शरीर में खाना लगेगा और उसको शरीर को ऊर्जा मिलेगी और उसका काम करने भी मन लगेगा। इसलिए महिला को क्या है, मानसिक स्वास्थ्य में अच्छा रखना चाहिए। फिर गैर संचारी रोग भी होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, ये सब गैर संचारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और संचारी रोग भी होते हैं जो हमारे जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जैसे कोरोना था, ये संचारी रोग था। ठीक है, और जो हमारा एड्स हो गया, ये संचारी रोग नहीं होता है, ये हमारा गैर संचारी रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है संचारी रोग। मैंने बताया ना, संचारी रोग क्या होता है, जो जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, उसे हम संचारी रोग कहते हैं। एनीमिया सबसे मेन पॉइंट रहता है। एनीमिया हम जो होता है वो खून की कमी को एनीमिया बोला जाता है। ठीक है, खून की कमी को एनीमिया बोला जाता है। ये सबसे ज़्यादा महिलाओं को देखने को मिलता है। फिर डिप्थीरिया होता है गले की बीमारी होती है डिप्थीरिया। इसमें क्या होता है, वर्टेक्स में छल्ले पड़ जाते हैं और खांसने में और प्रॉब्लम होती है, तो एक गले की बीमारी है। दूसरा है थायराइड और है पाचन सांस संबंधी बीमारियां। ये तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। अब देखेंगे महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से चुनौतीपूर्ण कारक होते हैं। भले ही दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की हो, फिर भी भारत कई सही देशों उनके स्वास्थ्य के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निम्न कारक इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, देखेंगे हम उनके बारे में। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण क्या है, समाज और सांस्कृतिक कारण क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, विश्व की अधिकांश हिस्सों की पुरुषों की तुलना में महिलाओं को सामाजिक अधिकार नहीं मिल सके हैं जो मिलने चाहिए थे। देखा होगा कहीं कहीं पर महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते हैं, कहीं पूजा पे जाने पे रोका जाएगा, ठीक है, कहीं पे कुछ काम करने के लिए रोका जाएगा। तो ये सामाजिक अधिकार में रहते हुए महिलाओं को तमाम प्रकार के अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। इस लैंगिक असमानता ने महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक, समाज स्वतंत्रता और स्वास्थ्य सेवाओं को कमज़ोर बनाया है। कहीं कहीं देखा होगा अपने लड़कियों को कम पढ़ाते हैं और लड़कों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो ये क्या हो गया, लैंगिक असमानता हो गई जो महिलाओं में लड़कियों में देखने को मिलती है। तो इस बेस पे उनके लिंग के बेस भी लड़कियों में पढ़ाई का जो अंतर रहता है वो भी देखने को मिलता है कि लड़की को कम पढ़ाया जाता है और लड़के को कम पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर पढ़ाना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल दूं, हमारे देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रह चुकी, वो भी लड़की थी। हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वो भी तो लड़की है ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, लड़की चाहे जो कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकता है, इतना आप मान के चलिए, ठीक है। फिर दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को अकेले यात्रा करने, स्वास्थ्य के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहने का, यहाँ तक कहने का मतलब है कि अगर लड़की कहीं बाहर जा रही है तो उससे क्या है, इजाज़त नहीं दिया जाता है कि आप अकेले कहीं बाहर घूमने जाओ या अकेले कहीं किसी यात्रा पे जाओ, लड़कों की अपेक्षा। परिवार नियोजन के मामले में भी अपने पक्ष को रखने का अधिकार नहीं है। समाज में लड़कों को प्राथमिकता देने के चलते न केवल कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या भी बढ़ रही है। कहने का मतलब है समाज में लड़कों को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है, लड़कियों को प्राथमिकता कम दी जाती है। इससे क्या होता है,
जो भ्रूण में हत्या हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अगर भ्रूण लिंग की जाँच करवाता है कोई तो अपराध है, लेकिन भ्रूण में अगर लड़की है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ये भी हमारा क्या है, एक मेन समस्या रहती है। अब देखेंगे हम आर्थिक कारण क्या है। यूनाइटेड नेशन ने वुमेन और विश्व बैंक द्वारा 2013 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में गरीबी से जूझ रहे 767 मिलियन यानी 76.7 करोड़ लोग में एक बड़ा हिस्सा महिलाओं और बच्चों का है। गरीबी का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त 2011 में हेल्थ केयर वुमेन इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार काम के घंटों में दुनिया में 2/3 हिस्सेदारी रखने वाली महिलाएं आर्थिक रूप से कुल आय का सिर्फ 10% जमाती हैं। समझ रहे हैं आप, इतना लड़की काम भी करती हैं महिलाएं, तब भी उनकी जो जीडीपी है या उनकी कुल आय है वो लगभग 10% ही कमा पाती हैं, 10% ही कमा पाती हैं बॉयज़ की अपेक्षा या पुरुषों की अपेक्षा। अब देखेंगे वैज्ञानिक और चिकित्सा अनुसंधान क्या कहता है। 2003 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य संबंधी तकनीकों के आधुनिकीकरण के निर्धारण के लिए किए गए सर्वे में महिलाओं को कम आंका जाता है। ऐसे में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जरूरी अवयव कहीं न कहीं रह जाते हैं, जिससे उनके महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, जैसे महिलाओं में आमतौर पर होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए WHO जैसे शीर्ष संस्थाओं ने इन पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े निम्नलिखित 10 मुद्दों पर भारत सहित दुनिया भर के देशों को ध्यान देने की आवश्यकता है। कहने मतलब जो महिलाओं की स्थिति है उसमें WHO ने भी कहा है कि महिलाओं के स्वास्थ्य जुड़ी समस्याएं हैं, उन पर ध्यान देने की बात है। ठीक है, दुनिया भर में देशों के ध्यान की अपेक्षा भारत में भी भारत को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखेंगे कैंसर के बारे में मैंने बताया था। इसमें क्या है, महिलाओं में 2 प्रकार के कैंसर हैं, एक स्तन और सर्वाइकल। इसमें क्या होता है, होने का खतरा सबसे अधिक रहता है। प्रतिवर्ष आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि हर साल लगभग 5 लाख महिलाएं इन दोनों प्रकार के कैंसर के चलते मौत का शिकार हो जाती हैं। जैसे मान लो किसी महिला को स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया और किसी प्रकार का उसको कैंसर हो गया, तो हमारे देश में प्रति 1 साल में लगभग 5 लाख महिलाएं इस स्तन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होकर उनकी मौत हो जाती है। ये भी एक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती है। कैंसर के लक्षण समय रहते पता न चले तो उनके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा करने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर हमको क्या कहना, एक ऐसा मान लो कैंसर समय चलते पता चल जाए तो उसका क्या होता है, ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या समस्या है देखेंगे, प्रजनन से संबंधित जानकारियाँ। प्रजनन और उससे जुड़े कई पहलुओं पर कई अध्ययन किए जा चुके हैं। प्रजनन प्रणाली की एक जटिल प्रक्रिया है। वैसे तो यूटीआई और बैक्टीरियल संक्रमण महिला की गर्भधारण शक्ति को प्रभावित नहीं करते, हालांकि भविष्य में इसके कई दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी तथ्यों को जानने और समझने के लिए निम्न विषयों पर ध्यान देना है। जैसे प्रजनन संबंधी किसी महिला को जानकारी नहीं है तो उसको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, हम आपको नीचे पॉइंट वाइज में बता रहे हैं। जैसा कि दिखने पर लिखा है, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में फैली अफवाहों को दूर करना। जो स्वास्थ्य संबंधी अफवाह होती हैं प्रजनन के दौरान, तो उससे जो अफवाहें होती हैं उनसे महिलाओं को बचना है। दूसरा है प्रजनन और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। मतलब अगर कोई प्रजनन की ओर से समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं प्रजनन से रिलेटेड, उनसे लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। चाहे परिवार नियोजन की बात हो, चाहे जिस चीज़ की बात हो, तो उसको क्या करना है, जागरूक करना है। गर्भ निरोधकों के प्रयोग के बारे में जागरूकता और लोगों तक इसकी उपलब्धता का आसान बनाना। कहने में जो चीज़ गर्भ निरोधक जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना और उनकी जो उपलब्धता है मार्केट में वो ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है, सरल भाषा में अवेलेबल हो। बच्चों को यौन शिक्षा से उनकी जुड़ी जानकारियाँ देना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यौन शिक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ देना ठीक रहता है। हम देखेंगे तीसरा नंबर है संबंधी स्वास्थ्य जानकारियाँ। इसमें क्या है, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर की देखभाल से शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए साथ साथ विश्व स्तर पर मातृ शिशु की संख्या को कम किया जा सकता है। इस संबंध में डॉक्टरों के साथ साथ दोस्तों और परिवार की देखभाल एक बड़ी भूमिका रहती है। मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कहने के लिए मातृ जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए, नीचे हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं। प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद देखभाल के बारे में उचित जानकारी। यानी अगर बेबी बर्थ कर रहा है तो उसके पहले क्या जानकारी होना चाहिए कि महिला के शरीर में खून की कमी तो नहीं है, या उसके शरीर में ऊर्जा की कमी तो नहीं है, या किसी विटामिन की कमी तो नहीं है। तो ये प्रसव से पूर्व की बात है। और प्रसव के बाद की बात यह है कि अगर बेबी बर्थ कर रहा है तो बर्थ करने के बाद महिला का बेबी का वजन तो कम नहीं है, या महिला के शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या महिला के शरीर में किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं आ गई है। प्रसव के बाद, बेबी बर्थ के बाद।
फिर है गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान स्क्रीनिंग, परीक्षण और टीकाकरण के सस्ते इंतजाम। कहने मतलब है अगर महिला गर्भावस्था में है तो उसके पहले उसको टीके लगाए जाते हैं, तो उसका उचित प्रबंधन होना चाहिए और उसका उचित अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फिर है पोषण, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की विशेष जोर। कहने मतलब है जो माँ होती है और चाहे गर्भावस्था में हो चाहे जनरल आम सामान्य दिनों में हो, उसका पोषण का ध्यान रखना चाहिए, उसकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए। माँ एक माँ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गर्भपात की स्थिति में माँ का विशेष शारीरिक ध्यान और ख्याल रखना चाहिए। गर्भपात की स्थिति में भी महिलाओं का क्या रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। लड़कियों के जन्म से जुड़े मिथ्यों और पुरानी समझ को दूर करना चाहिए। जैसे लड़कियाँ क्या होती हैं, कभी कभी ये सुना होगा मार्केट में क्या सोसाइटी में कि लड़कियां तो कमा के नहीं खिला सकती हैं, इसलिए उनके क्या है, उनको कम पढ़ाया जाता है, ना उनको प्राथमिकता दी जाती है लड़कों के पीछे। तो इन झूठों अफवाहों से बचना है, जागरूक करना है और लड़की को भी बराबर महत्व देना है। फिर हमारा है स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है HIV एड्स। इसमें क्या है, जागरूकता के अभाव में इस बीमारी को दुनिया भर में तेज़ी से अपने पांव फैलाए हैं। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के पहले मामले के सामने में आने के 3 दशक बाद भी तक इस खतरे को कम नहीं किया जा सका है। युवा महिलाओं में इस संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। यौन शिक्षा, कंडोम की लगाए लोगों तक पहुंच न होना, साथ ही सुरक्षित सेक्स के बारे में जानकारी के अभाव के चलते इस संक्रमण का फैलाव तेजी से हुआ है। लोगों को जागरूक कर इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास आवश्यक है। कहने का मतलब ये जो HIV एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है, इस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जो युवा लड़के लड़कियां होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ये इसलिए होता है जो हमारा अनसेफ सेक्स होता है या इजीली जो अवेलेबल कंडम वगैरह जो होते हैं हमारे गर्भ निरोधक, उनका सही से इस्तेमाल ना होना भी क्या खतरा बन जाता है ऐसी स्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, यौन संचारी रोग HIV एड्स और HPV अलावा महिलाओं में गोनोरिया। ये देखो ये होती है हमारी यौन संचारी समाज, यानी कि प्राइवेट पार्ट में ये बीमारी देखने को मिलती है, गोनोरिया। फिर एक क्लैमाइडिया, ये भी बीमारी है। सिफिलिस, ये भी बीमारी है। ये यौन संचारित बीमारी होती है, यानी कि प्राइवेट पार्ट में होती हैं। ये संचारी रोगों होने का खतरा होता है, चूँकि पुरुषों की तरह महिलाओं में इसके स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए इसका आसानी से उपचार नहीं हो पाता है। इन संक्रमणों से न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याओं से में दो चार होना पड़ता है, साथ ही इनके प्रसव और शिशु स्वास्थ्य भी दिक्कतें पैदा होती हैं। महिलाओं में STI से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। कहने मतलब जो महिलाओं के यौन संक्रमण होता है, जैसे मरासमस हो गया, ठीक है, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये हमारे यौन संबंधी बीमारियां होती हैं या रोग होते हैं। उनसे बचने के लिए महिलाओं को क्या जागरूकता करनी चाहिए। नीचे देख रहे हैं यौन शिक्षा को जानकारी, ठीक है। कंडोम गर्भ निरोधक के उपयोग से यौन संचारित रोगों को रोका जा सकता है। कंडोम गर्भ निरोधक की आसानी से उपलब्धता को सुनिश्चित करना। कहने मतलब इसका जो मेन उपाय है वो कंडोम होता है और गर्भ निरोधक जो हमारी वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग करा जाएगा तो हमारा यौन संचित बीमारियां होने की जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा। देखो महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसका भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। डेली मारपीट हो रहा है, डेली कहा सुना हो रही है घर पे, ठीक है, सास ससुर या हस्बैंड से, तो इस स्थिति में क्या होगी, महिलाओं का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, महिला टेंशन में रहेगी, महिला को नींद नहीं आएगी, तो महिला खाना खाएगी, तो वहाँ पर दिक्कत होती है, उसके शारीरिक पे स्वास्थ्य पड़ता है, उसके स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है। तो ये भी एक फैक्टर देखने को मिला है स्वास्थ्य संबंधी, महिला स्वास्थ्य संबंधी को लेकर के, ठीक है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार 50 वर्ष कम आयु वाली हर 3 में से एक महिला को परिचित या किसी अजनबी से यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है। हिंसा चाहे शारीरिक हो या यौन प्रकृति की। कहने मतलब है जो 50 वर्ष की आयु वाली महिला होती है उसे किसी हर तीसरे व्यक्ति से अजनबी से यौन हिंसा हो, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, देखने को मिलती है। इसमें क्या है पड़ता है, दूसरों दूर करने के निश्चित विषयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे का यौन शिक्षा दें, पुरुषों और महिलाओं दोनों का यौन हिंसा के रोकने के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। मतलब ये है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यौन शिक्षा देना चाहिए, उनको बैड टच या गुड टच के बारे में बताना चाहिए कि बेटा ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, ठीक, उनको शिक्षा देना चाहिए। और क्या है, प्रशासन और शिक्षक को महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा का संवेदनशील रहना चाहिए। जो महिलाएं होती हैं उनको क्या हिंसा के प्रति संवेदनशील चलना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए कि गलत क्या है सही क्या है, उनको ये समझदारी होनी चाहिए और उनको जागरूक करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। इसमें देखो ये मेन फैक्टर होता है।
WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अवसाद, चिंता और कई तरह के मनोदैहिक शिकायतें महिलाओं में अधिक देखने को मिलती हैं। इसका कई बार मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर देखने को मिलता है, जो जीवन को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो क्या क्या ज़रूरत है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के बारे में बातचीत कर उसे निदान और उपचार करना चाहिए। अगर कोई महिला को मानसिक टेंशन है, ठीक है, उसे मानसिक कोई पीड़ा है, तो घर में उसको पूछना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत है और उसका निदान करना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। क्योंकि अगर मानसिक कोई दिक्कत है तो महिला का विकास नहीं हो पाएगा, ना तो शारीरिक ना तो मानसिक। अगर वो टेंशन में रहेगी या किसी अवसाद में ग्रसित है तो नहीं तो खाना खाएगी, ना तो सही से सो पाएगी, दिन भर सोचती रहेगी, तो उससे क्या होगा, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, ना तो खाना खाएगी, ना तो उसको शरीर को ऊर्जा मिल पाएगी। इस तरह की समस्याओं को प्रभावित महिलाओं को सामाजिक स्तर पर सहायता प्रदान करें, जिससे वह जल्द से जल्द बाहर आ जाए। अगर महिला को इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो सामाजिक उसको सहायता करनी चाहिए और इस समस्या से वो जल्दी से जल्दी बाहर निकले। अब देखें गैर संचारी रोग क्या होते हैं। महिलाओं में गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह हो गया, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा हो गया, ये जो बीमारी होते हैं गैर संचारी होते हैं। गैर संचारी मतलब ये होता है बिना वायरस के होने वाला रोग जो उसे होता है, उसे हम गैर संचारी रोग बोलते हैं। और संचारी रोग ये होता है जैसे डिप्थीरिया हो गई, जुकाम हो गया, कोरोना हो गया, तो ये हमारे संचारी रोग होते हैं जो किसी वायरस से होते हैं। और गैर संचारी रोग होते हैं जो किसी वायरस से नहीं होते, जैसे मधुमेह हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा हो गया, थायराइड हो गया, तो ये क्या होते हैं, हमारे गैर संचारी रोग होते हैं। ये तेज से फैलने वाली बीमारियां हैं। इनकी रोकथाम के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन बीमारियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, इससे लड़ने के लिए उचित उपचारों के बारे में जानकारी देना, लड़कियों और महिलाओं के उचित पोषण, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और दवाओं के लिए लोगों तक सुनिश्चित करना। कहने मतलब सारी दवा जो होगी इससे रिलेटेड उसको क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है। और महिलाओं को पोषण, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उनको बताना है और उनकी जो जीवन शैली है उसे बेहतर करने के लिए प्रेरित करना होगा। ठीक है। अब एक कम उम्र में महिलाओं से होने वाली समस्याएं होती हैं। जो कम उम्र की महिलाएं होती हैं 18, 20, 22 साल की, उनकी क्या समस्याएं होती हैं। आजकल कम उम्र से ही लड़कियों के जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। भविष्य में यह बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती हैं। उचित पोषण, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के अभाव में उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे STI, UTI, HIV और कई तरह के प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य चुनौतियों के सामने खड़े हो सकती हैं। कहने का मतलब जो कम संबंधी उम्र में बीमारियां होती हैं, जैसे HIV हो गया, ठीक है, STI हो गया और UTI होती हैं, ये तमाम प्रकार की बीमारियां कम उम्र में महिलाओं को देखने को मिलती है प्रजनन संबंधी। तो इसे क्या करना है, उनका निदान करना है और उनसे जो जुड़ी समस्याएं हैं उनका शीघ्र निदान करना है। जैसे बालिकाओं को उनके स्वास्थ्य के जानकारी में शिक्षित करना। जो छोटी बालिकाएं होती हैं 18-20 साल की, उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी करना है और उन्हें क्या करना है, जागरूक करना होता है। माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह लड़कियों को स्वास्थ्य और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि लड़कियों को क्या करिए, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दें और उसका मानसिक और शारीरिक विकास का ख्याल रखें। स्वास्थ्य सुविधाओं की आसानी से पहुंच का उपलब्ध करना चाहिए। तो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं होती हैं उनकी जो आसानी से पहुंच होना चाहिए। फिर हमारा है उम्र के साथ महिलाओं को होने वाली समस्याएं। विकासशील समाज में उम्र के साथ महिलाएं काम करने के लिए घर से बाहर बंद कर देती हैं, जिससे उनके लिए पेंशन व्यवस्था, बीमा, इससे जुड़ी सेवाओं का लाभ लेना मुश्किल हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ महिलाओं में पुरानी गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और गुर्दे की बीमारी आम समस्या है। स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए निश्चित कदम उठाने चाहिए। कहने मतलब जो महिलाएं होती हैं अगर उनकी उम्र बढ़ जाती है तो उनको तमाम प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। गठिया हो गई, ग्लूकोमा हो गया, तमाम प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो सरकार को चाहिए कि उनकी पेंशन कुछ करे, कोई स्कीम लाए जिससे उनका विकास भी हो, चाहे आर्थिक हो चाहे शारीरिक हो। अब है कम उम्र में लड़कियों के सभी को संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक करें ताकि वह पर्याप्त सुरक्षा और रोकथाम के इंतजाम कर सके। सस्ती और आसान से सुलभ सुविधाओं के प्रदान करने के स्वास्थ्य की जानकारी करना चाहिए। इस प्रकार के जो पॉइंट हैं ये ध्यान रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए रहे हमारे एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे क्या है नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए एग्जाम आरजू क्लासेस।